तो चलिए सीधे इस हैरत अंगेज कहानी में चलते हैं। एक ऐसी जासूस की कहानी जिसने दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी, हाँ मेरा मतलब FBI से है, उसको लगातार 20 साल तक अपनी उंगलियों पर नचाया। सच में ये केस इंटेलिजेंस की दुनिया में आज भी एक मास्टर क्लास माना जाता है। एक जासूस, 2 FBI टारगेट्स और 20 साल का लंबा धोखा। ये लाइन सुनने में किसी हॉलीवुड कोल्ड वॉर थ्रिलर जैसी लगती है ना? पर यह पूरी तरह से सच है। ये कहानी है एक ऐसी अकेली औरत की जिसने ग्लोबल इंटेलिजेंस के पूरे सिस्टम को ही हैक करके रख दिया था। अब देखिए, सेक्शन 1, द मेकिंग ऑफ अ स्पाई फ्रॉम ग्वांगजी टू द नेस्ट ऑफ स्पाइज। ये कहानी किसी आलीशान जगह से शुरू नहीं होती, बल्कि 1960 के दशक के हांगकांग की गरीबी और जुर्म के बीच से निकलती है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। उनका असली नाम था चेंग विंग इंग, जिसे बाद में दुनिया ने कटरीना के नाम से जाना। इनका सफर सच में माइंड ब्लोइंग है। 1954 में ग्वांगजू में पैदा हुई इस लड़की ने कम्युनिस्ट रूल से बचने के लिए सिर्फ 15-16 साल की उम्र में अपनी मौसी के नाम पर एक नकली ताइवानी पासपोर्ट बनवाया और सीधे न्यूयॉर्क पहुंच गई। वाओ। फिर 1976 में अमेरिका की टॉप कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, शिकागो यूनिवर्सिटी से MBA, एक ब्रिटिश बिजनेसमैन से शादी, और फिर 1981 आते आते लॉस एंजल्स के सबसे महंगे इलाके में अपनी जगह बनाना। LA को उस वक्त नेस्ट ऑफ स्पाइज यानी जासूसों का घोंसला कहा जाता था। अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ट्रैपिंग द फर्स्ट एजेंट, ऑपरेशन पार्लर मेड। लॉस एंजलिस में बेस सेट करने के बाद ही तो असली खेल शुरू होता है। 1981 के आसपास कैटरीना ने एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी खोली। अब क्योंकि वो चाइनीज मूल की थी तो FBI के रडार पर आ गई। उनकी जांच का जिम्मा मिला FBI एजेंट JJ स्मिथ को। पर सर्वेलेंस से घबराने के बजाय कैटरीना ने क्या किया पता है? उसने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। उसने बहुत ही शातिर तरीके से एजेंट स्मिथ के ईगो को समझा और उसे अपने रोमांस के जाल में फंसा लिया। साइकोलॉजिकल कंट्रोल इतना जबरदस्त था कि जिस इन्वेस्टिगेटर को कैटरीना को पकड़ना था, उसी ने खुद FBI को सलाह दे डाली कि कैटरीना को अमेरिका के लिए एक ऑफिशियल एसेट बना लेना चाहिए। कैसी आयरनी है ना? अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द डबल एजेंट डिसेप्शन, द अल्टीमेट कवर। यहां से जासूसी की दुनिया का सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है। इस स्लाइड पर जरा इन दोनों साइट्स को कंपेयर कीजिए। एक तरफ है FBI की एसेट पार्लर मेड जो चीन के राज अमेरिका को दे रही थी, और दूसरी तरफ MSS एजेंट जो पिछले 5 साल से अमेरिका के राज चीन को दे रही थी। FBI सोच रही थी कि उन्होंने एक मास्टर स्पाई हायर कर ली है जो चीन में घुसपैठ करेगी, लेकिन उन्हें कानो कान खबर नहीं थी कि उनकी ये एसेट पिछले 5 सालों से चाइनीज इंटेलिजेंस यानी MSS के लिए पहले से ही काम कर रही थी। लिटरली FBI को उनके अपने ही गेम में हरा दिया गया। कैटरीना का ये धोखा इतना फ्लॉलेस था कि उसने FBI का लाई डिटेक्टर यानी पॉलीग्राफ टेस्ट भी आसानी से पास कर लिया। 1984 में उसे US सिटीजनशिप मिल गई। उसने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फंड्स जमा करना शुरू कर दिया, लोकल पॉलिटिशियंस की मदद की और इतनी ज्यादा पावर और रीच बना ली कि आप सोचिए वो सीधे तत्कालीन चाइनीज प्रेसिडेंट से कांटेक्ट कर सकती थी। एक FBI एसेट जिसका डायरेक्ट कनेक्शन चीन के टॉप बॉस तक था। लेट्स लुक एट सेक्शन 4, सीड्यूसिंग द सेकंड एजेंट, ऑपरेशन टाइगर ट्रैप। ये कहानी तब और इंटेंस हो जाती है जब स्टेक्स काफी बढ़ जाते हैं। हुआ ये कि अमेरिका के न्यूट्रॉन बम के डिजाइन्स लीक हो गए थे। इसकी जांच के लिए US ने ऑपरेशन टाइगर ट्रैप शुरू किया। जब FBI ने इस लीक का पता लगाने के लिए एक नए और सीनियर ऑफिसर एजेंट विलियम्स को भेजा तो कैटरीना ने कुछ नया ट्राई नहीं किया। उसने लिटरली अपनी पिछली प्लेबुक उठाई और सेम स्ट्रैटेजी इस नए इन्वेस्टिगेटर पर यूज कर डाली। उसे भी रोमांस के जाल में फंसा लिया। और अब इस नंबर 12 को देखिए। ये पूरे 12 साल दर्शाता है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसने लगातार 12 सालों तक एक ही एजेंसी FBI के 2 हाई रैंकिंग एजेंट्स के साथ एक ही वक्त में अफेयर चलाया। और सबसे कमाल की बात, उन दोनों में से किसी को भी दूसरे की भनक तक नहीं लगने दी। किसी भी स्पाई ऑपरेशन में इतनी ऑडेसिटी होना सच में अनबिलीवेबल है। तो आखिर उसने ये किया कैसे? उसका तरीका बहुत ही सिंपल और डेडली था। स्टेप 1, अपने उन FBI बॉयफ्रेंड्स के साथ कैजुअल ड्रिंक्स एंजॉय करना। स्टेप 2, जब वो थोड़े नशे में होते तो बातों बातों में उनसे क्लासिफाइड इंटेलिजेंस निकलवा लेना। उन एजेंट्स का मेल ईगो उन्हें ये सोचने ही नहीं देता था कि उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड उन्हें यूज कर रही है। और फिर स्टेप 3,
FBI के ही दिए हुए ऑफिशियल कवर का फायदा उठाकर चीन ट्रैवल करना और वो सारे हाईली क्लासिफाइड राज सीधे MSS के हाथ में थमा देना। बूम, एज सिंपल एज दैट। मूविंग टू सेक्शन 5, द कॉस्ट ऑफ बिट्रेयल, डेवास्टेटिंग जियोपॉलिटिकल फॉलआउट। कैटरीना के इन कैजुअल ड्रिंक्स की कीमत अमेरिका को बहुत भारी पड़ने वाली थी। इस टेबल पर नजर डालिए और देखिए कि इस धोखे का इंपैक्ट कितना खतरनाक था। ऑपरेशन टाइगर ट्रैप पूरी तरह फेल और न्यूट्रॉन बॉम्ब के डिजाइन सेफली चीन के पास पहुंच गए। चाइनीज बोइंग प्लेन्स में यूएस ने जो कोवर्ट सर्वेलेंस माइक लगाए थे वो एक्सपोज्ड हो गए और इसका उल्टा फायदा उठाकर चाइनीज लीडर्स ने अमेरिका को ही मिसगाइड करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी, चीन में जो अमेरिकन स्पाइस थे उनकी लिस्ट MSS तक पहुंच गई। उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर मार दिया गया। लिटरली लाइफ और डेथ कॉन्सिक्वेंसेस। अमेरिका की पूरी इंफॉर्मेशन वॉर बर्बाद हो चुकी थी। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6, द फॉल एंड फाइनल ट्विस्ट, द ट्रैप इज सेट। क्योंकि देखिए, झूठ कितना भी बड़ा हो हमेशा नहीं चलता। साल 2000 के आसपास जब JJ स्मिथ और विलियम्स दोनों रिटायर हो गए तो एक जूनियर एजेंट जिसे हम स्टीव बुला सकते हैं, उसने कैटरीना की 20 साल पुरानी फाइल रिव्यू करनी शुरू की। जब उसने फैक्ट्स जोड़े तो उसके तो होश ही उड़ गए। इस डोनट चार्ट को देखिए। पूरे 2 दशकों में कैटरीना की दी गई इंटेलिजेंस से FBI का सक्सेस रेट क्या था? एग्जैक्टली 0%। लेकिन कैटरीना के इंटेलिजेंस से चाइनीज एजेंसी MSS का सक्सेस रेट कितना था? 100%। ये स्टैट्स देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा। नवंबर 2002 में FBI ने डिसाइड किया है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। उन्होंने कैटरीना के लिए एक ट्रैप सेट किया। उन्होंने जानबूझकर उसे फेक इंटेलिजेंस और 6 नकली एजेंट्स के नाम दिए। जैसे उसने वो डिटेल्स आगे बढ़ाई तो उनका शक कंफर्म हो गया। आखिरकार उसको न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उसी प्लांट किए गए सबूत के साथ अरेस्ट कर लिया गया। अप्रैल 2003 में उसकी गिरफ्तारी हुई, पर कैटरीना ने यहां भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने माना कि उसने डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं, पर यह दावा किया कि MSS ने उस पर बंदूक तान के जबरदस्ती ये काम करवाया था। और चूंकि देशद्रोह यानी ट्रीजन का कोई ठोस सबूत नहीं बचा था, तो उसने इस बात का पूरा फायदा उठाया। इसी लूप होल के चलते FBI के दोनों एक्स एजेंट्स JJ स्मिथ और विलियम्स को भी छोड़ना पड़ा। और अब इस पूरे ड्रामा का क्लाइमैक्स सुनिए। 20 साल का डबल क्रॉस, न्यूट्रॉन बॉम्ब के डिजाइनों की चोरी और नेशनल सिक्योरिटी को तबाह करने की सजा क्या मिली? सिर्फ $10,000 का फाइन और 3 साल का प्रोबेशन। दैट्स इट। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसके आगे हॉलीवुड के स्क्रिप्ट भी फीकी लग जाए, सजा खत्म होने के बाद उसने उसी एक्स एजेंट JJ स्मिथ से शादी कर ली जिसे उसने 20 सालों तक मैनिपुलेट किया था। कैन यू बिलीव दैट? ये बात हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जासूसी की इस दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ एस्पियोनाज, हु रियली वन? असल जीत किसकी हुई? ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि चाहे सिस्टम कितना भी स्ट्रिक्ट और पावरफुल क्यों न हो, ह्यूमन साइकोलॉजी और कमजोरियां उसे हमेशा हरा सकती हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसे जरा अपने दिमाग में घूमने दीजिए। और हाँ, इस वाकये से क्लियर है कि पावर और धोखे की इस दुनिया में जो दिखता है वो कभी सच नहीं होता।